से पिछले 225 दिन से पैदल चलते हुए मैं आपके ज़िले आपके इस प्रखंड में पहुंचा हूं। समस्तीपुर की स्थिति, यहाँ के गांव, शहर, पंचायत, प्रखंड की जो समस्याएं हैं उस पर तो मैं जब अगले 1-1.5 महीने यहाँ रहूँगा, गांव-गांव जाएंगे तो उस पर चर्चा आगे धीरे धीरे करेंगे। जिस प्रखंड में जाएंगे वहाँ की स्थितियों को समझेंगे, लोगों से बातचीत के बाद जो जानकारी मिलती है वो आपसे साझा करेंगे। जब जिले की यात्रा खत्म करेंगे तो जिले के स्तर पर भी पत्रकार बंधुओं से मिलकर पूरे जिले का एक अनुभव भी साझा करते हैं। अभी मैं आपको चूंकि कल ही आया हूं तो अभी तक का 225 दिन का जो अनुभव रहा है वो उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा, उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। 225 दिन में करीब करीब हम लोग 2500 गाँव से ज़्यादा गाँवों में गए हैं और अभी तक का जो अनुभव रहा है लोगों से बातचीत करने के बाद, देखने के बाद, बिहार में बेरोजगारी और पलायन ये लोगों की नज़र से सबसे बड़ी समस्या है। अब आप ये कहेंगे कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा का क्या मतलब है? ये तो सबको पता है कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, लेकिन पदयात्रा से ये जानने को मिलता है कि इस समस्या की विकरालता कितनी है, इसका सामाजिक पहलू जो है। जैसे हम लोग गाँव में गए हैं तो 2000 से ज़्यादा गाँव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50% से ज़्यादा युवा गाँव में रह ही नहीं रहा है। गाँव में जब हम लोग जा रहे हैं तो सिर्फ बूढ़े, बच्चे और महिलाएं मिलती हैं। ज़्यादातर युवा, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, रोजगार के लिए हो, मजदूरी के लिए हो, वो बाहर ही चले गए हैं। दूसरी जो पलायन को लेकर हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये गरीबों की समस्या है, गरीब लोग यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं, ऐसी बात नहीं। पलायन गरीबों के लिए तो बड़ी समस्या है ही, लेकिन ये मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों के लिए भी बड़ा विषय है। इसलिए कि अगर आप मध्यम वर्गीय या समृद्ध परिवार के हैं तो भी आपके बच्चों को पढ़ने के लिए और नौकरी के लिए यहाँ बिहार से बाहर ही जाना है। यहाँ पर पढ़ने की सुविधा न होने की वजह से, रोजी रोजगार की सुविधा न होने की वजह से अच्छे परिवार के बच्चों को, समृद्ध परिवार के बच्चों को भी अपना घर, अपना गांव छोड़कर बाहर ही नौकरी करने जाना है। तो पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, ये मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों की भी समस्या है। जो पलायन का एक सामाजिक पहलू मैंने देखा, अभी तक समझा, परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे बिहार से खत्म हो गई है। एक परिवार में माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रहते हों, ऐसा बहुत अपवाद के तौर पर इक्का दुक्का ही परिवार दिखता है। ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं जहां बूढ़े लोग हैं, उनके पति पत्नी साथ में नहीं है, पति पत्नी हैं तो बच्चे नहीं हैं। ज़्यादातर परिवार की सच्चाई है कि परिवार के तौर पर आप अपने घरों को भी देखिएगा तो कोई होली, दशहरा, कोई पर्व त्योहार में ही एक साथ लोग जुटते हैं। साथ में रहने का सुख किसी को यहाँ नहीं है। ये बहुत बड़ा सामाजिक विषय है मेरे नज़र से। हम 8 महीने से करीब पैदल चल रहे हैं, तो आप जैसे कई लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कुर्बानी है कि भाई अपने घर परिवार को छोड़कर ये 8 महीनों से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं जो कि साल में उसको सालों भर अपने परिवार से अलग ही रहना है। गरीब को तो रहना ही रहना है। जो मध्यम वर्गीय समृद्ध परिवार है उनके बच्चों को भी साल में 1-2 बार ही घर आना है। तो ये जो पलायन है ये सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, ये समाज में सर्वव्यापी है। हर व्यक्ति, हर परिवार इससे प्रभावित है। यही स्थिति कमोवेश बेरोजगारी की है। जो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मजदूरी करने का तो फिर भी अवसर है। जो मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवार हैं उनको अपने बच्चों के रोजगार के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है जितने सामान्य परिवारों की है। मैं रास्ते में चलता हूं तो जो समृद्ध परिवार हैं, जो किसान है, जिसके पास जमीन है, बाप दादा का अच्छा पैसा है, घर है, वो भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए इतना ही परेशान है जितना कि एक गरीब व्यक्ति परेशान है। बल्कि मध्यम वर्गीय परिवारों की तो बेरोजगारी की समस्या और बड़ी है, क्योंकि उनके बच्चे जाकर मजदूरी कर नहीं सकते हैं और उनको नौकरी कोई मिल नहीं रही है। तो ये दोनों जो विषय है, इसी वजह से मेरा अपना मानना है कि सारी समस्याओं के बीच में बेरोजगारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है वो स्वाभाविक तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में खेती किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, तो किसानों की जो यहाँ बदहाली है
ये बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर हम लोग के सामने आया है। किसान जो यहाँ पर है वो बदहाल अभी तक की मेरी समझ के अनुसार 3 वजह से है। पहला जो यहाँ विषय है, भूमि सुधार के दिशा में कोई काम नहीं होने की वजह से जमीन के मालिकाना हक को लेकर जितनी तकलीफ बिहार में, जितना भ्रष्टाचार बिहार में है, वो शायद पूरे भारत में कहीं नहीं है। आपको अपनी जमीन के बारे में पता नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। रसीद काटने की जो सारी व्यवस्था है, जमीन का मालिकाना हक तय करने की जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से सबसे निचले स्तर पर कर्मचारी और कर्मचारियों से जुड़े हुए जो गांव देहात में शब्द है अटर्नी, जो दलाल हैं, उनके ही भरोसे है। हर व्यक्ति को अपने जमीन का रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए 2000 5000 का रसीद काटने के लिए पैसा देना है। ये इसकी वजह से एक और काम वजह परेशानी हुई। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनको पिछले 30 से 40 सालों में अलग अलग सरकारों ने जमीन का मालिकाना हक या पट्टा दिया है। वो सारी जमीन या तो उनको हक मिला नहीं या उनको जमीन मिली नहीं, कागज पर ही ट्रांसफर हो गया। आपने पट्टा बांट दिया, जमीन मिला नहीं, और जमीन पर जो ओरिजिनल मालिक था उसका भी हक नहीं है, जिसको नया पट्टा मिला वो उसको भी नहीं मिला। उससे सामाजिक संघर्ष और जो कृषि और आर्थिक क्षति है वो तो है ही है। तो जमीन भूमि सुधार का लागू नहीं होना वो जमीन पर बहुत बड़ी समस्या के तौर पर मुझे दिखा। दूसरी जो खेती किसानी के लिए परेशानी का सबब है वो है सिंचाई व्यवस्था में जो पूरा कुप्रबंधन है। बिहार में आंकड़ों के हिसाब से 50% खेती योग्य जमीन में बाढ़ आने की संभावना है, बाढ़ प्रभावित है। ये बात तो सब लोग जानते हैं और बाढ़ की चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो बाकी का 50% जमीन है उसमें भी एक बड़ा भूभाग या तो सूखे के चपेट में है, वहां नहरों से पानी की सुविधा नहीं है, या फिर चौवर और नदियों के कटाव का मामला। जब मैं चंपारण से चला हूं तो नेपाल से सटते हुए जिलों में नदियों से जो कटाव है, नदियां जो धारा बदलती हैं, उससे हजारों एकड़ जमीन में या तो बालू पड़ गया या बर्बाद हो गया। छपरा सिवान के बाद से गोपालगंज के आगे जब बढ़िएगा तो छपरा में, सिवान में, वैशाली में और अभी आपके जिले में देखने पर पता चलेगा आगे, चौवर की जल जमाव की जो समस्या है। ज्यादातर जमीन जो है वो एक फसल वाली है, क्योंकि 5 महीने 6 महीने वहां पानी निकलता ही नहीं है। तो ये जो 3 स्तर पर किसानों को पानी को लेकर मार है, या तो बाढ़ आ रहा है या फिर वहां सूखा है, और दोनों से बच गए तो जल जमाव या नदियों के कटाव के मामला है। इस वजह से यहाँ खेती जो है वो 2 फसल वाली जमीन बहुत कम है। जो इसका एक आंकड़ा है जिसको कहते हैं फूड डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी, वो 1.26 है। मतलब 2 अगर हो तो उसका मतलब है कि 1 एकड़ जमीन से 2 फसल हो रहा है, वो 1.26 है। ये आंकड़ा यहाँ कोई बताता नहीं है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर यह आंकड़ा जारी किया जाता है कि हर जमीन से कितना फसल उगाया जा रहा है। तो बिहार में जितना जमीन है उसमें जो फसल निकल के आ रहा है वो 1.26 ही है। तो ये हम लोग का अपना मानना कि यहाँ हर जमीन पर 2 फसल होती है, ये गलत सोच है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ बाढ़ प्रभावित जमीन है, सूखा प्रभावित जमीन है, या नदियों के जल जमाव या कटाव की वजह से किसान एक ही फसल उपजा पा रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये भूमि के मालिकाना हक, पानी की समस्या के बाद भी जो किसान यहाँ उपजा रहा है उसको उसके फसल का दाम मिल ही नहीं रहा। जब हम लोग पैदल पिछले 6-7 महीने 8 महीने से चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ये समय है जब धान की कटाई हुई है, गन्ना की कटाई हुई है, गेहूं की कटाई हुई है। तो धान के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग 90% से ज़्यादा लोगों ने बताया कि उन्होंने धान 1200 से 1500 रुपये क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। यही हाल करीब करीब गन्ने का है। गेहूं का मार्केट रेट ज़्यादा है, लेकिन सरकारी खरीद गेहूं की भी नहीं है। कई बार हम लोग ये बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है, तो आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, पंजाब में पिछले 10 साल में धान और गेहूं 70% से ज़्यादा धान और गेहूं
सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार के लिए ये आंकड़ा है, आपको कोई ये बताया नहीं होगा। पिछले 10 साल में 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बाकी सारा जो अनाज है वो मार्केट रेट पर बिकता है, जो सरकारी मूल्य से बहुत कम है। इसका आर्थिक पहलू ये है कि हर साल की बिहार में, ये भी भारत सरकार का अनुमान और आंकड़ा है, बिहार में फसलों के सही दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब अगर जो इस सारी परेशानियों के बाद जो यहाँ के लोग पैदा कर रहे हैं, उपजा रहे हैं, उसका अगर सही दाम मिल जाता तो बिहार के किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया हर साल अलग से मिलना चाहिए था। बेरोजगारी, पलायन और खेती के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, ये तो आप लोग सब लोग बता रहे हैं। हम लोग भी इसी व्यवस्था से निकले हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल से बिहार में पढ़ा हूँ। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर जिले में, हर प्रखंड में 1-2 ऐसा सरकारी स्कूल जरूर था जिसमें पढ़ लिख कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। बिहार में अब वो व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। बिहार में जो स्कूली शिक्षा है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के हवाले कर दी गई है, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से बिहार में शिक्षा की स्थिति खराब हुई है। तो आपका ये आकलन सही नहीं है भाई। अगर स्कूल में शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है तो आप हमको बता दीजिए कि कॉलेज में क्यों शिक्षा व्यवस्था खराब है। पढ़ाई तो कॉलेज में भी नहीं हो रहा है। हुआ ये है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर हर गांव पंचायत में बड़ी संख्या में स्कूल की बिल्डिंग बना दी। ये चिंता नहीं की कि वहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले कौन हैं। परिणाम ये हुआ है कि जहां बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों हैं वहां बच्चे ही नहीं हैं। और समाज में इसकी एक जो छवि बन गई है कि विद्यालयों से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही वजह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। और मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन यह है कि इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के राज में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को इतिहास उनका सबसे काला अध्याय मानेगा। ऐसा इसलिए कि अगर सड़क टूटी हुई है, नहर में पानी नहीं है, तो कल अच्छी सरकार आ जाए तो शायद नहर में पानी आ जाएगा, सड़क बन जाएगा। लेकिन इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से जो 2 पीढ़ी पढ़ के निकल गई, अब अगर कल होके एक अच्छी सरकार आ भी जाए, शिक्षा व्यवस्था बिहार में सुधर भी जाए, तो भी इन लोगों को जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको नीतीश कुमार के शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय मानता हूँ। इन 3 समस्याओं के बाद 4 केंद्र सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत पर मैं टिप्पणी करूंगा। पहली जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज हर महीने मिलना है। तो अभी तक 225 दिन चलने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे जिन इलाकों में मैं गया हूं, किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, हर व्यक्ति को 4 किलो अनाज मिल रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि प्रखंड और जिला के स्तर पर हर महीने जो अनाज आ रहा है उसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से औसतन पैसा काटा जा रहा है, और ये पैसा जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर ले रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर, इसको भी कैमरे पर बोल रहा हूं आपके, ज्यादातर जगहों पर इसमें विधायकों की, स्थानीय विधायकों की भी हिस्सेदारी बनी हुई है। 6 रुपए से 8 रुपए प्रति क्विंटल विधायकों को भी इसमें दिया जा रहा है। यही वजह है कि 40 रुपए प्रति क्विंटल जो चोरी हो रही है, इसकी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है। दूसरी जो एक बड़ी समस्या, बड़ी योजना है केंद्र सरकार की, वो है स्वच्छ भारत अभियान की। अभी 2500 गांव में चलने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर गांवों में
खुले में शौच आज भी यहाँ की जीवन की सच्चाई है। मैं आपके जिले की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपके यहाँ भी दौरा शुरू किया है, लेकिन अभी तक जो मैंने गाँव में देखा, ज़्यादातर गाँव में कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ गाँव से निकलते वक्त आप खुले में शौच न देखें। ऐसा इसलिए हुआ है कि लोग बता रहे हैं कि शौचालय बनाने के नाम पर 2000 रुपये प्रति लाभार्थी पैसा अधिकारियों ने लिया है और लोगों ने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। तीसरी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक जो लोग हमको मिल रहे हैं उसमें ज़्यादातर लाभार्थी इंदिरा आवास के ही है। जो नई योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपये मिलना है, इसके लाभार्थी बहुत कम हैं, लेकिन जो लोग मिल रहे हैं उन लोगों का बताना है, वो लोग बता रहे हैं कि कम से कम 20,000 और कई जगहों पर 40,000 रुपये तक आपको पैसा देना है, तभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिल सकता है। और इसकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, घर के फोटो के साथ भेजने के लिए 2,000 रुपया, पूरी इसकी व्यवस्था बनी हुई है। हर किस्त में किसको कितना पैसा मिलना है ये भी पूरा तय है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसे भी पंचायत है जहां जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी अधिकारी तो पैसा लेगा ही लेगा। वो 20,000 रुपया तो आपको देना ही देना है। जहां जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं वहां पर 30,000, 35,000, 40,000 रुपये तक लाभार्थियों को देना पड़ रहा है। आवास योजना का एक और आंकड़ा आप देख लीजिए। पिछले साल बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में सबसे निचले स्थान पर बिहार का परफॉर्मेंस था। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% ही यूटिलाइजेशन हुआ है। मतलब अगर 100 घर बनाने का पैसा केंद्र से मिल सकता था तो हम लोगों ने सिर्फ 60 घर बनाने का ही पैसा लिया है। एक और केंद्र सरकार की बड़ी योजना जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया है वो है मनरेगा का जमीन पर नहीं होना। मेरी अपनी सोच ये थी पदयात्रा से पहले कि जब मैं जमीन पर जाऊंगा तो यहाँ इतने भूमिहीन लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं कि बड़ी संख्या में मनरेगा के काम हमको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 225 दिन में अभी तक मुझे मनरेगा का एक भी सक्रिय कार्य होता हुआ नहीं दिखा है। मनरेगा को एक तरीके से लोगों ने भुला ही दिया है। रास्ते में चलते हुए लोग कुछ दिखाते हैं कि ये पेड़ मनरेगा के तहत लगाया गया है, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी सेंटर है जिसमें मनरेगा के मजदूरों ने काम किया है, लेकिन सक्रिय मनरेगा का कोई कार्यक्रम अभी तक हमको दिखा नहीं है। और ये आंकड़ों में भी दिखता है। पिछले साल मनरेगा का बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%, करीब करीब 40%। मतलब वहाँ भी वही बात, हम लोग गरीबी का रोना रोते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। और मनरेगा जैसी योजना में केंद्र सरकार से अगर आप 100 रुपया ला सकते थे तो आप 40 रुपया ही लेकर आए, और जो 40 रुपया लेकर आए उसमें मनरेगा में पीसी का, दलाली का, चोरी का दर सबसे ज्यादा है। लोग बताते हैं कि मनरेगा में 40% की दर से चोरी हो रही है। तो मतलब जो 40 रुपया आया उसमें भी 16 रुपया चोरी हो गया, लोगों को 20-25 रुपये ही मिले। इसीलिए मनरेगा का नीचे कोई काम नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार की ये 4 योजनाओं के बाद राज्य सरकार की 2-3 योजनाओं पर मैं आपको टीका टिप्पणी करूंगा। सबसे बड़ी और चर्चा वाली यहाँ योजना है नल जल योजना। सरकार का दावा है कि 2/3 गाँवों में हैबिटेशंस में नल जल की व्यवस्था हो गई है। मैं 2500 से ज़्यादा गांव में चलने के बाद आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2/3 से ज़्यादा गांव में नल जल योजना काम नहीं कर रही है। जिलों में अलग अलग स्थिति है। पश्चिम चंपारण, शिवहर जैसे जिलों में तो 100 में 90 योजना काम नहीं कर रही है। गोपालगंज, छपरा, सिवान, वैशाली में 100 में 70-75 योजना काम नहीं कर रही है। इन योजनाओं के बनाने में जो गलती हुई है, जो लूट हुआ है, वो तो एक पहलू है। इन योजनाओं के नहीं चलने में जो एक सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है वो है जमीन का मालिकाना हक जिस पर ये योजना बनी हुई है। जब ये योजना बनी तो वार्ड सदस्यों को इसकी जिम्मेवारी थी। समाज में ये प्रचार किया गया कि जिनके जमीन पर ये योजना बनेगी उनके घर से किसी को एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नतीजा ये हुआ है कि जो वार्ड सदस्य चुनाव हार गए
कई जगहों पर वार्ड सदस्यों ने अपने जमीन पर ये योजना बना दी। जब वो चुनाव हार गए तो अब इसका मालिकाना हक वो आगे वाले को दे ही नहीं रहे। कई जगहों पर जहां वार्ड सदस्यों ने अपने प्रभाव से किसी से मदद लेकर इसको बनवा दिया था, वहां पर अब वो आदमी ये कह रहा है कि हमको जब जमीन, हमको नौकरी मिला नहीं तो हम इसको चलने नहीं देंगे। कम से कम सैकड़ों ऐसी नल जल की योजना हमको देखने को मिली जहां पर लोग बजाबता इसका बिजनेस कर रहे हैं, पानी बेचने का। शादी विवाह में टैंकर भरने के लिए नल जल योजना का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं और सरकार को उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। दूसरी जो बड़ी योजना है जो 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही है, वो है नालियों गलियों के पक्कीकरण की। आप में से कुछ लोगों को शायद मालूम हो कि 7 निश्चय की योजना जब 2015 में बन रही थी, मैं उसमें शामिल था, तो सबसे बड़ी योजना नल जल योजना नहीं थी। नल जल योजना पर उस समय का अनुमान था कि करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा तो बिहार के हर घर में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन नालियों गलियों के पक्कीकरण पर खर्च का अनुमान था 80,000 करोड़ रुपया। योजना ये थी कि बिहार के हर घर से जो नाली है उस नाली का पक्कीकरण किया जाएगा, उन नालियों को गांव के एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उन नालों को बाहर लाकर नालों से पानी के बाहर निकालने के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। साथ में जैसे शहरों में नालों के ऊपर रोड बने होते हैं, उसी तरह गांव के गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा। अभी तक जो मैंने देखा, गांव में घरों के नालियों के पक्कीकरण की कहीं कोई बात ही नहीं है। गांव में सड़कों के किनारे बेतरतीब बनाए हुए बड़े नाले तो दिख रहे हैं, लेकिन इन नालों को ना गांव के घरों के नालियों से जोड़ा गया, न इन नालों से पानी को बाहर निकालकर निस्तारण की व्यवस्था की गई। परिणाम ये हुआ है कि ये ज्यादातर नाले ओपन कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए और गलियों के पक्कीकरण की तो कोई बात ही नहीं है। तीसरी जो 7 निश्चय की जो बड़ी योजना 2 थी, एक था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और गरीब और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जिसमें 18 से 35 साल में हर युवा को 1,000 रुपया महीना मिलना था, ये योजना तो शुरू ही नहीं की गई। आज तक ये योजना ना शुरू हुई, ना इसको लागू किया गया, ना मुझे इसके लाभार्थी मिले, ना इस पर कोई शिकायत करने वाला मिला। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर उस समय का अनुमान था कि करीब 1.25 करोड़ बिहार के बच्चों को 12वीं के बाद के पढ़ाई के लिए ये सुविधा मिलेगी। सरकारी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो उनका दावा है कि 8 से 9 लाख बच्चों को ये सुविधा पिछले 9 वर्ष में मिली है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस योजना को भुला दिया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2 क्षेत्र जहां तरक्की दिखी, 2 क्षेत्र जहां तरक्की या काम दिखा, वो है बिजली और सड़क। बिजली जरूर हर जगह बिहार में आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर गांव हर टोले में बिजली आई है, लेकिन बिजली को लेकर जो लोगों की शिकायत है वो है उनकी नज़र में बढ़े हुए गलत बिल का आना। हर गांव में लोग ये बताते हैं कि 2,000 रुपया से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का बिल लोगों ने दिखाया है। लोगों का मानना है कि बिल गलत आ रहा है। एक बार गलत बिल आ जाए तो आपको लोक अदालतों का, DCLR के ऑफिस का चक्कर लगाते रहिए, या तो आपका कनेक्शन काट दिया। कई जगह पर तो ऐसा हुआ है कि लोगों पर फौजदारी केस भी कर दिए गए हैं, लोग अपना घर परिवार छोड़कर भाग गए। लेकिन बिजली जहां तक आने की बात है वो जरूर बिजली आ गई है। दूसरा एक क्षेत्र जहां तरक्की हुई है, जहां काम हुआ है, वो है सड़क। निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार की बात दिखी भी और लोगों ने माना भी, लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़क की बात है उसकी हालत कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। चाहे ग्रामीण सड़क ग्रामीण कार्य विभाग का हो, पंचायती राज विभाग का हो, प्रधानमंत्री संपर्क योजना के तहत हो या मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत, हर जगह सड़कों की, ग्रामीण सड़कों की स्थिति उतनी ही बदहाल है। 2 उद्योग जो नए बिहार में फल फूल रहे, पैसे का साधन बने हैं, वो बालू और शराब माफिया। पिछले 5-7 वर्षों में, मैं यहाँ 2014-15 में आया था, उसके मुकाबले 2 उद्योग जो बहुत तेजी से बढ़ा है वो बालू माफिया और शराब माफिया। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान तो जरूर बंद हो गए हैं, लेकिन होम डिलीवरी की बहुत अच्छी सुलभ व्यवस्था बना दी गई है। शराब माफिया से जुड़े हुए लोग घर घर होम डिलीवरी कर पा रहे हैं और इसमें पूरा पुलिस प्रशासन तंत्र और एक बड़ा वर्ग समाज का जुड़ा हुआ है।
आपका हमारा बिहार सरकार का एक अनुमान के हिसाब से शराबबंदी की वजह से हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है राजस्व का, और ये पैसा जा रहा है शराब माफिया और प्रशासन के भ्रष्ट हिस्से को, जो कि शराब की खुलेआम बिक्री करा रहा है। हर जगह जो गरीब आदमी है, जो सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोग हैं, उनको शराबबंदी के नाम पर प्रताड़ित करना, उन पर केस करना, उनके घरों में जाकर बदतमीजी करना, ये आम बात लोग बताते हैं। जो लोग शराब का काम कर रहे हैं वो बेधड़क शराब का काम कर सकते हैं। यही हाल कमोवेश बालू माफिया का भी है। छपरा सोनपुर एरिया से जब मैं पैदल चल के आया हूँ, हजारों करोड़ रुपए का बालू का रोज का चोरी और ये माफियागिरी चल रही है। आप लोगों ने भी एक वीडियो देखा था, 2 महिला पदाधिकारियों को बालू माफिया दौड़ा कर मार रहे हैं। छपरा में NH 19 पर जब मैं सोनपुर एरिया से आ रहा था तो लोग बता रहे हैं कि करीब 5 बरस से वो NH एक तरीके से बंद है। वहां पर पूरे टाइम बालू से लदे हुए ट्रक और ट्रैक्टर लगे हुए, मैंने खुद देखा अपनी आंख से, और हर दिन 1000 से 1500 ट्रक को पास किया जाता है पैसा देके। एक ट्रक पर 13,000 से 15,000 रुपए का घूस लिया जा रहा है, और बाकी सारे समय वो ट्रक वहां पर खड़े हैं बालू लोड करके। ये हालत है यहाँ के बालू माफिया का, और ये काम कोई निचले स्तर पर अधिकारी नहीं कर सकता है। स्वाभाविक तौर पर अगर 5 साल से ये काम चल रहा है और एक ट्रक पर 13,000 15,000 रुपया और 1,000 से 1,500 ट्रक रोज वहां से जा रहा है, अंदाजा लगाइए कि कितने हजार करोड़ की चोरी डेली स्तर पर की जा रही है। वहां 8 पंचायत जो सीधे तौर पर प्रभावित हैं उस NH के दोनों साइड, मैं उन पंचायतों में गया तो लोग बता रहे हैं कि ट्रकों के परमानेंट खड़ा रहने से उससे बालू और जो पॉल्यूशन प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से घर घर में टीबी और दमा का केस बढ़ गया है। ये हालात हैं, और वहां पर विधायकों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने उस रोड पर जाना ही छोड़ दिया है। तो ये दोनों उद्योग बहुत तेजी से फैला है। एक और अंतिम बात, जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो लोगों के मन में लोग कहते थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था की स्थिति शायद बिगड़ जाए, लेकिन शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। फरवरी के बाद से, जब से मैं सिवान में घुसा हूं, तो सिवान में, छपरा में और वैशाली में हर दिन अब लोग बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हर दिन लोग आकर डकैती के, अपहरण के, लूटमार के, हत्या के मामलों के बारे में लोग आकर बात बता रहे हैं। तो लोगों की नजर में कानून व्यवस्था धीरे धीरे बहुत बड़े स्तर पर बिगड़ रही है। ये बात भी मुझे पिछले 3-4 महीनों से सुनने को, फरवरी के बाद से सुनने को मिल रही है। संक्षिप्त में अगर 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला जो शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर आदमी, चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हर आदमी मान रहा है कि बिहार में अफसरों का राज है। अफसर जो चाहेगा वही करेगा। आपने कल एक वीडियो देखा होगा, यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने किसी मेडिकल के छात्र को भेजा है और वहाँ के अफसर ने उसको गाली देकर अपने चैम्बर से भगा दिया। वीडियो पर ऑन रिकॉर्ड उसको भगा रहा है कि भागो यहाँ से, गाली देके भगा रहा है। तो अफसरशाही से परेशान जनता। दूसरा, हर सरकारी विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है, चाहे वो जमीन का रसीद हो, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हो, बिजली का बिल हो, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो सरकारी विभाग से आप बिना पैसा दिए हुए करा सकते हैं, चाहे आप जितना आपका रसूख हो। और तीसरा, जो नई बात मैं यहाँ बिहार में देख रहा हूँ, सरकारी योजनाओं में, चाहे वो योजना केंद्र की हो या राज्य की, सरकारी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से काटे जाने वाला पीसी, जो दलाली का नया नाम है बिहार में पीसी, हर योजना में 20% से 40% के दर से जन प्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं। और इसकी पूरी व्यवस्था एक तरीके से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है कि हाँ, ये पैसा आएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। जो मुखिया जी लोग हैं उनको जो वित्तीय छठम वित्तीय वर्ग का जो पैसा आ रहा है उसमें भी उनको 13 से 20% पैसा देकर ही पैसा लेकर आना है। तो आप अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या सामान्य नागरिक हैं, लाभार्थी है या पत्रकार है, अफसर हैं या कोई है, आपको पैसा देना ही देना है। ये बात अभी तक सुनने समझने को आई। मोटे तौर पे ये अभी तक का अनुभव रहा है। अब जब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे भाई, इस विषय पर मैं पहले से भी टिप्पणी करता रहा हूं। नेताओं के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 बरस में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है। सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे? विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहाँ 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। बिहार में अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। बिहार में लोग शराब पीकर जिस दिन मर रहे हैं उस दिन नीतीश कुमार बैठकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहाँ कह दिया कि आप नीतीश कुमार जी आप विपक्षी एकता का काम कीजिए, संयोजन कीजिए। प्रधानमंत्री का चेहरा और विपक्ष का चेहरा तो बड़ी बात है। ये भी किसी नेता ने अभी तक कहा कि नीतीश जी इस काम का करेंगे। आप तो स्वयं अपने आप को आपने बैठा लिया है और ऐसे कई लोग घूम रहे हैं। टीआरएस अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, ममता बनर्जी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, एमके स्टालिन ने अपने स्तर पर प्रयास किया है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। एकता सिर्फ नेताओं के बैठने से नहीं होती है। एकता होने के लिए जरूरी है कि विचारधारा के स्तर पर बात हो, नैरेटिव हो, चेहरा हो, आंदोलन हो, जमीन पर काम हो, तब न एकता होगी। 1977 में बहुत लोग ये बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गए। ये जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ है। भाई 77 में पहले जेपी का आंदोलन, नव निर्माण आंदोलन हुआ, जेपी ने आंदोलन किया, जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुआ, वो सब हुआ, उसके बाद दल एक साथ में आए। अगर नवनिर्माण आंदोलन नहीं हुआ होता, जेपी आंदोलन नहीं हुआ होता, इमरजेंसी लागू नहीं हुई होती और सारे दल एक साथ आ जाते तो इंदिरा जी को हरा देते। तो आप लोग पत्रकार होने के नाते ये तो पूछिएगा ना भाई कि आपका पब्लिक में क्या है। पब्लिक में तो कुछ है नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, किसी राज्य में जाइएगा तो ये तो शिष्टाचार है, कोई भी मुख्यमंत्री आपसे मिल लेगा, कोई भी नेता मिल लेगा, लेकिन मिलकर आपको मान रहा है, ये कहाँ बात? नवीन पटनायक कहाँ मान गए? ममता बनर्जी कहाँ मान गई? मानने का मतलब क्या है? अगर आप जाकर कहिएगा विपक्षी एकता होनी चाहिए तो हम भी कहें हाँ भाई होनी चाहिए, उसको करके दिखाइएगा तब ना। बिल्कुल, नियमावली जो है वो इस बात को दिखाती है कि बिहार में जो दल हैं, नेता है, वो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने ये कहा कि हम शिक्षकों को नियमित कर देंगे, नियोजित शिक्षकों को नियमित कर देंगे, उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये वही भाजपा है जिसने 2015 में यही झूठा वादा सुशील कुमार मोदी ने किया था। 2019 में
तेजस्वी यादव ने किया। तो जो भी विपक्ष में रहता है वो झूठा वादा कर देता है। शिक्षक उस जाल में फंस जाते हैं, जैसे बिहार की जनता फंसती है वैसे शिक्षक भी जाल में फंस जाते हैं। वोट आपने दे दिया तो अब नियमावली लेकर आए हैं, अब नियमावली के खिलाफ तो पूरे जो शिक्षक हैं वो खड़े हैं। भाई अगर आपको सुपर टेट करना था बीपीएससी से तो आपने पहले ही बता दिया होता कि भाई पहले टेट होगा फिर उसके बाद आपको एक सुपर टेट देना पड़ेगा बीपीएससी के माध्यम से। पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले तो आप कह रहे थे अपने चुनाव अभियान में कि जितने टेट के विद्यार्थी पास किए हुए अभ्यर्थी उनको हम नौकरी दे देंगे। ये तो सिरे से झूठ बोलने वाले लोग हैं और नियमावली लाकर भ्रम में डालने के बाद कि हम 2 लाख लोगों को दे देंगे नौकरी। मेरे भाई बीपीएससी में पिछले 10 साल में बीपीएससी का जो कार्य करने का तरीका है उसको उठाकर देखिएगा। बीपीएससी पूरे साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता उनके पास है ही नहीं। मतलब जितने लोगों को एप्लीकेशन लेना है, टेस्ट परीक्षा लेना है, पास करना है, उनकी क्षमता एवरेज 10,000 की भी नहीं है। आप कहां से, अगर मान लीजिए कि नियमावली सही भी है, एक बार को मान लीजिए, तो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में इस बीपीएससी को कम से कम 5 वर्ष लगेगा। ये तो पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। और नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको 3 अवसर है। तो 4 लाख शिक्षक अगर 3-3 बार परीक्षा देने को तैयार हो भी जाए तो 12 लाख लोगों की शिक्षा परीक्षा की बात है। ये करेगा कौन? यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, कि आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि इतने पद सृजित किए जाएं, इतने और लोग बहाल किए जाएं। कैबिनेट नौकरी कैसे दे देगी? लेकिन बिहार में घूम घूम कर लोगों को मूर्ख बनाया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब आपसे, आपके जरिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम स्याही सब खत्म हो गया है? क्यों नहीं दिया है? और तेजस्वी यादव की बात तो छोड़िए, वो तो कुछ, वो आदमी और आरजेडी के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका तो कोई है ही नहीं विश्वास। 15 साल ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार में राज करते हुए बिहार को बर्बाद कर दिया, और वो आज आके कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपके बाबूजी और माताजी यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे, तो उस 15 साल में कितने लोगों को नौकरी दिया आपने? अब आपको नया नया ज्ञान हुआ है। लेकिन हंसने की बात यह है कि नीतीश कुमार जो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, चुनाव प्रचार के दौरान हंस हंस के ये कहते रहे कि भाई किसी भी हालत में नौकरी दी ही नहीं जा सकती है। महागठबंधन में आए कुर्सी बचाने के चक्कर में तो उनको आकाशवाणी हो गई। 15 अगस्त को गांधी मैदान से घोषित कर दिया कि भैया अब हमको 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो 15 अगस्त में अब 3 महीना बाकी है। मेरा विश्वास है कि नीतीश कुमार 15 अगस्त को बताएंगे कि कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी। मुश्किल से 1 लाख लोगों को भी नौकरी, अगर पुराने सारे चीज देख भी लीजिएगा तो 1 लाख लोगों को भी इन्होंने नौकरी नहीं दी है। नियमावली जारी करना नौकरी नहीं है। आपने नौकरी कितने लोगों को दी है बताइए। मैंने इस अभियान, नीतीश कुमार ने जब घोषणा की है तब मैंने ये कहा था कि अगर ये सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी साल भर में दे दे तो मैं इनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस लूंगा। और वापस ही नहीं लूंगा, नीतीश कुमार का झंडा लेकर उनको नेता मानकर घूमूंगा। ये 10 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी देकर दिखा दें। ये पूरी जन्म इनका बीत जाएगा, ये लोग 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते। हम किसी रूप में नहीं देखते। कोई साधु या स्वयंभू नेता, स्वयंभू विचारक नेता साधु अगर आ रहा है तो आने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है आपको? वो आना है, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, जिसको सुनना होगा वो जाएगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं जाएगा। ये तो राजनीति करने की, अब नौकरी की बात आप कर नहीं सकते हैं, शिक्षा की बात आप कर नहीं सकते हैं, बिहार में सड़कों की बात कर नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार की बात कर नहीं सकते हैं, अस्पताल की बात कर नहीं सकते हैं, रोजगार की बात कर नहीं सकते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री पर आप उलझे हुए हैं। कभी रामचरितमानस पर उलझ जाइएगा, कभी धीरेन्द्र शास्त्री पर उलझ जाइएगा, कभी जातीय जनगणना पर उलझ गए। जातीय जनगणना पर मैंने शुरू से मेरा स्टांस रहा है कि हम लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन ये जो लोग इसके पक्ष में हैं उनको पूछना चाहिए नीतीश और तेजस्वी से कि इसका
कानूनी आधार क्या है? ये आंख में धूल झोंकने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सर्वे पर खर्च कर रहे हैं। क्या हुआ नतीजा? जिस दिन आप न्यायालय में गए, न्यायालय ने उसको रोक दिया। अरे कहीं पर जाइए, जब वो राज्यों का अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, जब आपने उसके लिए कोई कानून बनाया नहीं, इनको जातीय जनगणना कराना है। आप ये बताइए कि 17 साल से नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री, काहे नहीं कराए पहले जातीय जनगणना? 15 साल लालू यादव थे ना यहाँ पर मुख्यमंत्री, आरजेडी की सरकार थी ना, तो उनको किसने रोका था जातीय जनगणना कराने से? अब ये ज्ञान हुआ है। अरे अब कुछ हाथ में दिख नहीं रहा है, सामने चुनाव है तो बाप बाप कर रहे हैं, समाज को बांट के किसी को कि तुम्हारे 32 साल से लालू नीतीश यहाँ मुख्यमंत्री हैं, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया? अगर राज्य के अधिकार का ये मामला है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई, ये तो बताइए पहले। पहली बात तो जनगणना है ही नहीं, वो सर्वे है, और उसको भी हाईकोर्ट ने रोक दिया, न्यायालय ने रोक दिया, क्योंकि ना इनको कराना है ना इनको तो खाली उस पर राजनीति करनी है। जातियों में समाज बटा रहे, सारा समाज अशिक्षित अनपढ़ रहे, तभी तो किसी 10वां फेल 9वां फेल आदमी को कोई नेता मानेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कौन ये अनपढ़ों को नेता मानेगा? ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश जी के साथ तेजस्वी के आने से ये चर्चा आम है कि तेजस्वी जी का भविष्य बर्बाद हो गया। चुनावी रणनीतिकार जैसे क्या? भैया, हम किसका भविष्य बर्बाद हुआ बना, ये हमारा भविष्यवाणी करने का हमारा काम नहीं है। बिहार की जनता का भविष्य अंधकारमय है। अगर बिहार की जनता नहीं सुधरती है, अपने लिए नया विकल्प नहीं बनाती है, तो चाहे भाजपा हो कि राजद हो कि नीतीश हो, जो 35 साल से बिहार को लोगों ने बर्बाद किया है, इनसे अलग हटकर बिहार की जनता अगर अपने लिए रास्ता नहीं बनाती है, तो हम लोग के आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय ही रहेगा। मैं इतना जानता हूँ। मेरा विषय ये नहीं है कि तेजस्वी का यादव और नीतीश कुमार का भविष्य क्या है। वो भाई इन्होंने क्या किया है कि इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे लोगों की क्या पहचान है? आप लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है। भाई अगर लालू यादव के लड़के, तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के न हो, तो जो उनकी विद्वता है, जो उनका जीवन में अभी तक का पराक्रम है, अचीवमेंट है, खिलाड़ी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर, नेता के तौर पर, आप अपने यहाँ चैनल में उनको नौकरी दीजिएगा? आप कितने 9वां फेल आदमी को अपने यहाँ नौकरी देने को तैयार है? आप बताइए ना। लेकिन आप यही जाति और धर्म में बांट कर उस आदमी को मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री आपने बनाया हुआ है। यही समाज की गलती है और इसीलिए हम समाज की ये दुर्दशा है। बीजेपी का दावा है कि 24 में जो है महागठबंधन का क्लीन स्वीप होगा। और चलिए ना, बीजेपी को क्या पता है? बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 बरस में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ, सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। तो बीजेपी का क्या है? अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं, तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है? आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते हैं। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे हैं, लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा के से खुश होकर वोट नहीं कर रहा है,
वो लालू जी के डर से वोट कर रहा है उनको। प्रसाद जी, नए विकल्प की बात आपने की है, तो नए विकल्प में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और सीएम? मैं अपने आप को कहीं नहीं देखता हूँ, रोड पर देखता हूँ। जैसे मैं रोड पर अभी चल रहा हूँ गांव में, मेरा जो अभियान है कि बिहार की जनता को ये बताया जाए कि आपने जिन विषयों पर पिछले 30-35 साल में वोट दिया है वो चीज़ आपको मिल रहा है। आपने जाति पर वोट दिया, आपने 5 किलो अनाज पर वोट दिया, आपने मोदी जी के चेहरा को देखकर वोट दिया, गुजरात के विकास की कहानी को सुनकर वोट दिया, 5 किलो अनाज पर वोट दिया, बिजली के लिए वोट दिया। वो सारी चीज आपको मिल रही है। एक बार आप जगिए और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और फसल के दाम के लिए आप वोट कीजिए। वोट चाहे आपको जिसको करना है कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए कीजिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए कीजिए। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि लोगों को ये बताया जाए कि आप किस विषय पर वोट करें। दूसरी बात कि अगर लोग तैयार हो जाए तो लोगों के सामने विकल्प भी होना चाहिए। तो मैं ये जो प्रयास कर रहा हूं कि जन सुराज के प्लेटफॉर्म से समाज से ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए जो कि विकल्प बेहतर दे सकते हैं। मेरी भूमिका सूत्रधार की है, मैं जन सुराज का नेता नहीं हूं। मेरा काम है कि जो लोग भी चुनकर समाज से आए उनकी मैं मदद करूं। पहले मैंने दलों की नेताओं की मदद की है, तो अगर मैं दलों की नेताओं की मदद करके उनको जीतने में योगदान कर सकता हूं तो समाज भी जिनको चुनकर निकालेगा उनको भी जीतने में हम योगदान कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और तो पहला चीज समाज को जगाना, समझाना, दूसरा उनके सामने एक बेहतर विकल्प देना, और तीसरा लोग अगर सही चुनकर आ भी जाएं उनके पास बिहार को सुधारने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए अगले 10 साल की एक योजना हो, और वो योजना अफसरों के द्वारा सेक्रेटेरिएट में बैठकर न बनाई गई हो, उसको गांव समाज की जमीन पर चर्चा करके, समझकर, देश विदेश के विशेषज्ञों को बैठाकर एक ऐसी योजना बने कि अगले 10 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, खेलकूद जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बिहार में सर्वांगीण विकास हो, ताकि अगले 10 वर्षों में बिहार की गिनती भी देश के 10 अग्रणी राज्यों में हो। यही पदयात्रा का उद्देश्य है। कुछ नहीं कहना चाहते, कौन कहाँ शामिल हुआ ये हमारा काम है। बिहार में बीजेपी, जदयू और जितनी पार्टियां हैं सभी जो काम नहीं कर रही है, तो क्या जन स्वराज एक पार्टी बनकर आएगी? मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं कर रहे हैं। आपने मेरा भाषण सुना ही नहीं है। मैं जब भाषण करता हूँ, लोगों को बात करता हूँ, तो पहली लाइन ये कहता हूँ कि आप अपना समय जाया कर रहे हैं ये बहस करने में कि किसने काम किया, किसने नहीं किया। मैं तो इसके उलट बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिसने काम किया या करने का दावा कर रहा है सबको सही मान लीजिए। मान लीजिए कि 40 वर्ष कांग्रेस ने बहुत विकास कर दिया। मान लीजिए कि लालू जी का दावा है कि उन्होंने गरीबों को आवाज दे दी, उन्होंने आवाज दे दी। मान लीजिए कि नीतीश कुमार के राज में सड़क, बिजली आ गई, विकास हो गया। लेकिन अगर सबके दावों को सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस बात में आप क्यों उलझे हुए हैं कि किसने इसको बर्बाद किया है? आज हम लोग के सामने प्रश्न ये है कि इस बर्बादी से हम बाहर कैसे निकलेंगे। बर्बादी से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि समाज में ये जागृति आए, समाज में लोग जाति, धर्म, नाली, गली, 5 किलो अनाज, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। अगर लोग ये वोट देंगे तो आपको बिहार में सुधार दिखेगा। भैया ऐसा है कि जन सुराज जिस दिन अभियान शुरू हुआ है उस दिन मैंने कहा है कि पदयात्रा जब खत्म होगी तो लोग मिलकर तय करेंगे कि पार्टी बनाकर कब और कैसे चुनाव लड़ना है। जब तक पदयात्रा चल रही है तब तक लोगों का ही निर्णय है। अगर लोग तय करेंगे कि लोकसभा में आपको चुनाव लड़ना है उस समय वो निर्णय लिया जाएगा। अभी लोकसभा के चुनाव में साल भर बाकी है। हमारा काम ये है कि हम पदयात्रा करें, शुद्धता और ईमानदारी से करें। 225 दिन से हम जब पैदल चल रहे हैं तो कोई पत्रकार, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम पैदल नहीं चल रहे हैं, कि हमने 1 मिनट भी गाड़ी का उपयोग किया है, कि हमने 1 दिन भी छुट्टी लेकर हम घर गए हैं। हमारा काम है इसको ईमानदारी और शुद्धता से करना। समाज का एक बड़ा वर्ग इससे जुड़ रहा है। जो लोग जुड़ रहे हैं वो सोच समझ कर मूल्यांकन करके जुड़ रहे हैं।
वो लोग बैठ के तय करेंगे। अगर तय करेंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उस समय लड़ा जाएगा। जब मैंने 5 जिलों में पदयात्रा की, वहां पर लोगों ने तय किया कि शिक्षक का एमएलसी हम लोग के पास एक बेहतर आदमी है, इनको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। उसको निर्दलीय के चुनाव पर आधार पर चुनाव लड़ाया गया, उसको जीत भी मिली। तो ये लोग तय करेंगे। हमारा काम ये है कि अगर लोग किसी को तय करते हैं कि ये आदमी सही है, इसको लड़ाया जाना चाहिए, तो उसके लड़ाए जाने में जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, उसमें हम मदद करेंगे, जनसुराज मदद करेगा।